गाइस, वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ रहे थे। इसी हमने कल देखा था। आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को देखेंगे। वैसे अगर शॉर्ट में हम इसको बोले तो यूपीएससी सबका क्रेज़ है। आजकल देख रहे हैं बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम है कि यूपीएससी को वो क्लियर कर लें। तो वो क्या यूपीएससी है जो इतना लोगों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं? लोग रात रात दिन दिन भर मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज़ द सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इन इंडिया। क्या है ये? एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब कि सेंट्रल लेवल पर एक एजेंसी है जो कि क्या करती है, लोगों को रिक्रूट करती है, ठीक है। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे कि हमने इसी में देखा था कि वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इसको क्रिएट किया है। और जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो आर्टिकल होगा ही। यहाँ पर भी जब अगर यूपीएससी को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है तो इसके आर्टिकल्स हैं। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 315 टू 323 पार्ट 14, ठीक है। पार्ट 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक बात की गई है यूपीएससी के बारे में, ठीक है। कि उसमें उसका कंपोजिशन क्या होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कैसे मेंबर्स को रिमूव किया जाएगा, उसके पावर्स, फंक्शंस, इंडिपेंडेंसी, ये सब के बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 315 से 323 तक। पार्ट कौन सा है? 14, ठीक है। अब देखते हैं कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन है हमारे जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका। द यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो यूपीएससी है उसमें चेयरमैन होते हैं एक, और दूसरे मेंबर्स होते हैं जिनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। इंडिया के प्रेसिडेंट उनके चेयरमैन को और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। The Constitution, without specifying the strength of the Commission, has left the matter to the discretion of the President, who determines its composition. अब इसमें कितने लोग होंगे, ठीक है, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बात नहीं की है। ये डिसाइड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यूजुअली द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ज़्यादातर अगर हम बात देखें तो क्या है कि ज़्यादातर देखने में आता है कि 9 से 11 तक के मेंबर्स होते हैं। मतलब 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 मेंबर्स भी हो सकते हैं। इसमें चेयरमैन भी इंक्लूडेड होते हैं। Further, no qualifications are prescribed for the Commission's membership except that one half of the members of the Commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of a state, ठीक है। अब बात क्या की गई है कि जो कमीशन है उसके मेंबर्स की क्या क्वालिफ़िकेशंस होगी, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बात नहीं की है। बस उसने ये बता दिया है कि जो आधे मेंबर्स होंगे कमीशन के वो ऐसे पर्सन्स होने चाहिए जो कि लगभग जिन्होंने 10 साल तक ऑफिस को होल्ड किया हो, चाहे वो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो। उनके सरकारी जो दफ्तर हैं उन्होंने 10 साल तक वहाँ पर जॉब की हो, ठीक है। The Constitution also authorizes the President to determine the conditions of service of the Chairman and other members of the Commission. Constitution President को ये भी अथॉरिटी देता है कि वो जो आपके चेयरमैन और दूसरे मेंबर्स हैं कमीशन के, उनकी सर्विस की क्या कंडीशंस होंगी उसको भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। The chairman and the members of the commission hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier. अब बात करते हैं कि जो कमीशन है इसके मेंबर्स होंगे और जो चेयरमैन होंगे उनकी टेन्योर क्या है।
सेम टेन्योर जो हमारा ईसी का था वही यहाँ पर है कि या तो 6 साल तक वो काम करेंगे या फिर वो 65 साल के हो जाए, उनकी एज 65 साल हो जाए। जो भी पहले हो गया वहीं पर उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। However, they can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the president. लेकिन क्या ऐसा है कि वो अगर एक बार अपॉइंट हो गए तो अगर उनको जॉब छोड़नी है तो वो नहीं छोड़ सकते? क्या अपनी पोस्ट खाली नहीं कर सकते? ऑब्वियसली वो रिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे रिज़ाइन करेंगे? प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे और अपनी जॉब जब वो चाहें तब वो अपनी पोस्ट छोड़ सकते हैं। They can also be removed before the expiry of their term by the president in the manner as provided in the constitution. और क्या है, उनको हटाया भी जा सकता है उनकी पोस्ट से, और उनका टर्म ख़त्म नहीं हुआ है उससे पहले भी प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? जिस मैनर में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया होगा उस मैनर में उनको हटाया भी जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी एज एन एक्टिंग चेयरमैन इन द फॉलोइंग 2 सर्कमस्टांसेस। अब 2 ऐसी सर्कमस्टांसेस आती हैं, 2 ऐसी कंडीशन हैं जिनमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि आपके जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। कौन सी सर्कमस्टांसेस है, चलो वो देख लेते हैं। व्हेन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन फॉल्स वैकेंट, जब चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट पड़ा हो, खाली पड़ा हो, तब ऐसा कर सकते हैं वो। दूसरा, व्हेन द चेयरमैन इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस और सम अदर रीजन, या तो जो आपके चेयरमैन हैं वो एब्सेंट हैं या फिर कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, तब भी यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। द एक्टिंग चेयरमैन फंक्शंस टिल अ पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंटर्स ऑन द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस और टिल द चेयरमैन इज एबल टू रिज्यूम हिज ड्यूटीज़। अब जो एक्टिंग चेयरमैन है वो काम करते हैं, या तो नया चेयरमैन आ जाए तब तक, या फिर जो पुराने चेयरमैन है वही अपना ड्यूटी रिज्यूम कर लें, तब तक क्या करेंगे? एक्टिंग चेयरमैन काम करेंगे। अब देखते हैं इंडिपेंडेंस को, हमारी यूपीएससी के इंडिपेंडेंस को। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस टू सेफगार्ड एंड इंश्योर द इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियल फंक्शन ऑफ द कमीशन। अब जो कमीशन है उसको कैसे इंडिपेंडेंट रखा जाए, क्योंकि हमने जैसे देखा था कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी इंडिपेंडेंस को कैसे हम सुरक्षित रखेंगे उस बारे में भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बता दिया है। ठीक है। द चेयरमैन or a member of the UPSC can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. Therefore, they enjoy security of tenure. अब जो मेंबर है या फिर चेयरमैन है उनको हम कैसे रिमूव करेंगे? सिर्फ प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं, वो भी उस मैनर में, उस ग्राउंड पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिल जाता है। Next is the conditions of service of the chairman or a member, though determined by the president, cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Appointment के बाद में जो उसकी conditions है, terms of conditions हैं आपकी सर्विस की, उसको उसके डिसएडवांटेज के लिए हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम का मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर है द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशंस ऑफ द चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी आर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट। जितना भी खर्चा है हमारे जो मेंबर्स हैं या फिर चेयरमैन हैं उनसे रिलेटेड, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंसेस हों, पेंशंस हों, वो सब कंसोलिडेटेड फंड जो है इंडिया का उससे चार्ज होती हैं, इसीलिए उनको वोट के लिए वो सब्जेक्ट नहीं है, उन पार्लियामेंट में उन पर वोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। फिर द चेयरमैन ऑफ कमीशन ऑन सीजिंग टू होल्ड ऑफिस इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अ स्टेट। अब जो चेयरमैन है वो क्या कर सकता है? वो सरकारी काम नहीं कर सकता है जब वो रिटायर हो जाता है, जब वो ऑफिस उसने छोड़ दिया। ठीक है। ऑफिस अब उससे ख़त्म हो गया, उसका टर्म ख़त्म हो गया या फिर उसको हटा दिया कैसे भी, तब वो क्या कर सकता है? उसके बाद में सरकारी काम नहीं कर सकता है, मतलब सरकारी जॉब नहीं कर सकता है, ना ही वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, ना ही इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। नेक्स्ट इज़ अ मेंबर ऑफ
UPSC on ceasing to hold office is eligible for appointment as a chairman of UPSC or a state public service but not for any other employment in the government of India or state। जो मेंबर है, चेयरमैन जो है वो तो कोई भी सरकारी कर ही नहीं सकता काम, ठीक है, सरकारी जॉब नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेंबर है वो ऑफिस जब वो सीज कर दिया, वो ऑफिस नहीं होल्ड करे हुआ है इस टाइम पर, तो वो चेयरमैन बन सकता है, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस का बन जाए, चाहे वो स्टेट पब्लिक सर्विस का बन जाए, लेकिन कोई और सरकारी जॉब नहीं कर पाएगा वो। Okay, then the chairman or a member of UPSC is after having completed his first term not eligible for reappointment to that office। ठीक है, जो चेयरमैन है या फिर मेंबर है उसका टर्म ख़त्म हो गया, पहला टर्म ख़त्म हो गया, तो वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अब देखते हैं रिमूवल, कि अगर हमने एक बार अपॉइंट कर दिया, जो मेंबर्स हैं, जो चेयरमैन हैं इस कमीशन के, उनको अपॉइंट कर दिया, तो क्या हम उनको हटा नहीं सकते? ठीक है, हो सकता है हमने किसी गलत पर्सन को अपॉइंट कर लिया हो, ठीक है, हमें पहले वो सही लग रहा हो, बाद में हमें पता चला कि वो तो गलत पर्सन है, वो क्वालिफाई नहीं है इस चीज़ के लिए, तो हम क्या करेंगे? क्या उसको हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते? इस बारे में चलो देखते हैं अब क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कुछ सर्कमस्टांसेस होती हैं, कुछ ऐसे घटना हो जाती है, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जब अगर वो हो गई तो प्रेसिडेंट हटा सकता है इन लोगों को। कैसे? इफ़ ही इज़ एडजस्ट एन इंसॉल्वेंट, अगर वो क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, ठीक है, या फिर इफ़ ही इंगेजेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस, जो उसकी ऑफिस की ड्यूटी है उनके अलावा वो किसी और पेड एम्प्लॉयमेंट में इंगेज्ड है, तो क्या होगा, उसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट इज इफ़ ही इज़ इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, या तो उसका दिमाग ख़राब हो जाए या उसकी बॉडी ख़राब हो जाए, जिसकी वजह से वो अपना ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तब भी प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दीज प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर फॉर मिसबिहेवियर। अगर वो पर्सन मिसबिहेवियर करते हुए पकड़ा जाएगा तब भी उसको प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। However, in this case, President has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry। लेकिन जो मिसबिहेवियर है वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पर इंक्वायरी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इंक्वायरी के बाद में कि जो ये पर्सन है इसने मिसबिहेवियर किया है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कह दिया है कि जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देता है वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट है वो उस मेंबर को या फिर जो चेयरमैन है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है मिसबिहेवियर क्या है ये भी देख लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि मिसबिहेवियर कब होगा, जब वो पर्सन किसी गवर्नमेंट की, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, उसकी किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो मिसबिहेवियर कहलाया जाएगा। या फिर वो पर्सन पार्टिसिपेट करता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आपकी गवर्नमेंट से है रिलेटेड और उससे बेनिफिट मिलता है उसको किसी तरीके का, तब भी उसको क्या कहा जाएगा कि वो मिसबिहेवियर कर रहा है। ठीक है, ये है इनके फंक्शंस को। तो यूपीएससी परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस हैं? पहला है इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज। ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ठीक है, फिर है सेंट्रल सर्विसेज के लिए या फिर पब्लिक सर्विसेज के लिए, उसको ये कराते हैं कंडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इट असिस्ट द स्टेट्स। असिस्ट जो हैं ये जो स्टेट्स हैं उनको ये हेल्प करता है। कब? जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो क्या करें, जॉइंट रिक्रूटमेंट किसी भी सर्विस की उसके लिए स्कीम बनाएं, तो ये बना देंगे और हेल्प कर देंगे। ठीक है,
फिर है इट सर्व्स ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ अ स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर एंड विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी स्टेट की कोई भी नीड है उसको ये फुलफ़िल कर देंगे अगर गवर्नर रिक्वेस्ट करते हैं और प्रेसिडेंट अलाउ कर देते हैं तब। ठीक, नेक्स्ट इज इट इज़ कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। जो पर्सनल मैनेजमेंट को लेकर ये जो मैटर्स हैं इन पर इनसे सलाह लेना ज़रूरी है, इनसे सलाह ली जाती है। कैसे मैटर्स हैं, चलो देखते हैं। ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट। सिविल सर्विसेज और सिविल पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट करनी है उनके मेथड से रिलेटेड जो भी मैटर है वो सब डिस्कस किया जाएगा। Then the principles to be followed in making appointments to civil services and posts and in making promotions transfer from one service to another service। देखो, अब सिविल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट करना है या फिर उसकी पोस्ट के लिए कोई अपॉइंटमेंट करनी है, प्रमोशन करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए इस मैटर पे भी डिस्कशन करते हैं इस कमीशन से। ठीक है, फिर है द सुइटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट्स टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट फॉर प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सर्विसेज टू अनदर एंड अपॉइंटमेंट्स बाय ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। ठीक है, अब कौन से कैंडिडेट सूटेबल हैं ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, ये सारी अपॉइंटमेंट के लिए, इन सारी चीज़ों पर भी डिस्कशन किया जाता है। All disciplinary matters affecting a person serving under the government of India in a civil capacity, including memorials or petitions relating to such matters। जितने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स हैं जिससे कि कोई भी पर्सन जो सिविल सर्विसेज में काम कर रहा है उसको अफेक्ट हो रहा है, उन पर भी बातचीत की जाती है। अब जैसे कि सेंसर हो गया, इंक्रीमेंट हो गई, प्रमोशन हो गया, फिर कोई भी लॉस है उसको रिकवरी कर रहे हैं, या फिर लोअर सर्विसेज को मतलब किसी पर्सन को डिमोट कर दिया गया है, कंपलसरी किसी को रिटायर कर दिया गया है, सर्विस से हटा दिया है, तो इन सब चीज़ों पर भी बातचीत की जा सकती है। Then any claim for reimbursement of legal services incurred by a civil servant in defending legal proceedings instituted against him in respect of acts done in the execution of his official duties। अब कोई सिविल सर्वेंट है जिसने क्या किया, अपनी कोई ऑफिशियल ड्यूटी की, लेकिन उस ड्यूटी के करने के बाद उस पर कोई केस लगा दिया गया। ठीक है, और उस केस को जब चलाया गया तो उस पर्सन ने, उस सिविल सर्वेंट ने खुद को डिफेंड किया, और डिफेंडिंग में जितना भी पैसा लगा उसकी रीइंबर्समेंट करना चाह रहे हैं, वो अपने रीइंबर्समेंट मांग रहा है, तो वो बातचीत भी यहाँ पर की जाती है। ठीक है, फिर है एनी क्लेम फॉर द अवॉर्ड ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंजरीज सस्टेन्ड बाय अ पर्सन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी क्वेश्चन एज टू अमाउंट ऑफ एनी अवॉर्ड। अब कोई पर्सन है, वो काम कर रहा था, अपनी जॉब कर रहा था, ठीक है, सिविल सर्विसेज की, और उसके बाद में उसको इंजरी हो जाती है, तो उसको उसके लिए पेंशन चाहिए, तो पेंशन कितनी देनी है कि नहीं देनी है, ये भी डिसाइड यही करते हैं। Then the matters of temporary appointments for period exceeding 1 year and on regularization of appointments। अब कोई पर्सन है जिसको टेम्पररीली हमने अपॉइंट किया है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो इस मैटर में भी इनसे कंसल्ट की जाएगी। नेक्स्ट इज मैटर्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस एंड री एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स। अब क्या है कि एक्सटेंशन कर दी किसी की सर्विस या फिर री एम्प्लॉय कर लिया कुछ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को, तो इस मैटर में भी इनसे डिस्कशन करा जाएगा। एनी अदर मैटर जो कि पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है उसमें भी ये बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, The Supreme Court has held that if the government fails to consult UPSC in the matters mentioned above, aggrieved public servant has no remedy in the court। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है ये जितने मैटर्स हैं इन पर यूपीएससी से क्या करती है, डिस्कशन नहीं करती है, तो जो आपका सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है, In other words, court held that any irregularity in consultation with UPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. Thus, the provision is directory and not mandatory। मतलब वो कंसल्ट कर भी सकते हैं, ना भी करे तो भी चलेगा।
Similarly, the court held that a selection by the UPSC does not confer any right to the post upon the candidate. अगर आपका सिलेक्शन हो गया है UPSC में तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पोस्ट पर आपका हक हो गया है, ये भी कोर्ट ने बोल दिया. However, the government is to act fairly and without arbitrariness और malafide. लेकिन ये भी बोला कि गवर्नमेंट भी ढंग से काम करे, सही से काम करे. The additional functions relating to the services of the union can be conferred on the UPSC by the parliament. कोई और काम है वो भी दिया जा सकता है, इसको पार्लियामेंट दे सकती है. It can also place the personal system of any authority, corporate है, बॉडी या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसको भी इसके jurisdiction में डाल दिया जा सकता है. Hence the jurisdiction of UPSC can be extended. इसका jurisdiction जो है वो किसी भी एक्ट से पार्लियामेंट के बढ़ाया जा सकता है. ये अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को. फिर प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट जो है वो दोनों हाउस जो है पार्लियामेंट के उनके सामने रखते हैं. मेमोरेंडम भी रखते हैं कि कौन से केसेस हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पर कमीशन की एडवाइस जो है नहीं मिली और क्यों नहीं मिली. ठीक है, और अगर एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो भी क्यों नहीं किया गया है, क्या रीजन थे कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. ठीक है. All such cases of non-acceptance must be approved by the cabinet. जो आपकी अपॉइंटमेंट्स कमेटी है यूनियन कैबिनेट की, वो जो नॉन एक्सेप्टेंस के केसेस हैं उनको अप्रूव करेगी. एंड इंडिविजुअल मिनिस्टर डिपार्टमेंट के कोई पावर नहीं है कि वो इसकी एडवाइस को रिजेक्ट कर सके. अब बात करते हैं इनकी लिमिटेशंस की. जैसे कि अब इतना काम किया है, इतने सारे फंक्शंस करे हैं, तो कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी. तो क्या कमी रह गई है, अब ये देखते हैं. तो कुछ मैटर्स हैं जहाँ पर इससे कंसल्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है. कौन से मैटर्स हैं? जैसे कि अगर किसी पोस्ट को या फिर किसी अपॉइंटमेंट में हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बैकवर्ड क्लास के लिए, तो इससे कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. ठीक है. फिर है कि वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन मेकिंग अपॉइंटमेंट. किसी भी सर्विस या पोस्ट में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को हम क्या कर रहे हैं, उसकी क्लेम को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो भी इससे कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं. नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू द सिलेक्शंस फॉर चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ कमीशंस पोस्ट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर एंड बल्क ऑफ ग्रुप सी एंड डी सर्विसेज. अब जो सिलेक्शन हो रहा है चेयरमैन का या फिर मेंबर का किसी भी कमीशन में, ट्रिब्यूनल में, या फिर हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर का सिलेक्शन हो रहा है, या फिर सी एंड डी ग्रुप जो है आपकी सर्विसेज का, उसमें सिलेक्शन हो रहा है, तो इनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट इज विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन फॉर टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट टू अ पोस्ट इफ़ द पर्सन अपॉइंटेड इज़ नॉट लाइकली टू होल्ड द पोस्ट फॉर मोर देन अ ईयर. अब कोई पर्सन है जिसकी टेम्पररी हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं और वो 1 साल से ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, तो भी इससे हम कंसल्ट नहीं करेंगे. अब जो प्रेसिडेंट हैं वो और भी पोस्टेड हैं, और भी सर्विसेज हैं, मैटर्स हैं, उसको इसके जुरिसडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं. ये पावर प्रेसिडेंट के पास है. The Constitution states that the President, in respect to the all India services and central services and posts, may make regulations specifying the matters in which it shall not be necessary for UPSC to be consulted. Constitution ने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज हो सकती हैं, सेंट्रल सर्विसेज हो सकती हैं, पोस्ट हो सकती हैं, वो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इसकी जुरिसडिक्शन से बाहर निकाल सकते हैं. बट ऑल सच रेगुलेशंस मेड बाय द प्रेसिडेंट शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट 14 डेज. लेकिन ऐसा करने से पहले जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने 14 दिन पहले ऐसे प्रपोजल्स को रखेंगे. अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनका रोल क्या है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूपीएससी? The Constitution visualizes the UPSC to be a watchdog of merit system in India. इंडिया में merit system के watchdog की तरह इनका रोल है. ठीक है. इट इज़ कंसर्न्ड विद द रिक्रूटमेंट टू द ऑल इंडिया सर्विसेज. किससे कंसर्न्ड है? ऑल इंडिया सर्विसेज में रिक्रूटमेंट करना है. सेंट्रल सर्विसेज जो ग्रुप ए और बी की हैं उसमें रिक्रूटमेंट करना है. गवर्नमेंट को एडवाइजेस देनी है जब भी इनसे कंसल्ट किया जाएगा. इस सब में
इनको कंसल्ट किया जाता है, ये सब इनके अंदर आते हैं, इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। इसका कंसर्न ये नहीं है कि सर्विसेज को कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे पे करना है, कंडीशंस क्या होंगी, कैडर को कैसे मैनेज करना है, ट्रेनिंग, ये सब इसके अंडर नहीं है। ये मैटर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है वो देखता है, ठीक है। इसीलिए ये सिर्फ रिक्रूटिंग एजेंसी है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जो है वो सेंट्रल पर्सोनल एजेंसी है इंडिया की। रोल ऑफ यूपीएससी इज़ नॉट ओनली लिमिटेड, ना केवल लिमिटेड है बल्कि जो रिकमेंडेशंस ये देता है वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती हैं सरकार पर। इट इज़ अप टू द यूनियन गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट एडवाइस। ये तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे। द ओनली सेफगार्ड क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को आंसर देगी अगर उसने इसकी एडवाइस को नहीं माना तो, ठीक है। फर्दर द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक रूल्स विच रेगुलेट द स्कोप ऑफ द एडवाइजरी फंक्शन। अब जो इसकी एडवाइजरी फंक्शंस हैं उसका स्कोप भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Emergence of Central Vigilance Commission in 1964 affected the role of UPSC in disciplinary matters। अब जैसे 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आया तब से इसका जो रोल है डिसिप्लिनरी मैटर में वो थोड़ा सा कम हुआ है। दिस इज़ बिकॉज बोथ आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट वाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट अ सिविल सर्वेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों से ही कंसल्ट करती है सरकार अगर सिविल सर्वेंट कोई है उसको उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना है तो। प्रॉब्लम यहाँ पर तब होती है जब दोनों बॉडी जो है एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग एडवाइस देती हैं, ठीक है। However, the UPSC being an independent constitutional body जो है उसको थोड़ी सी एज मिलती है CBC के ऊपर, क्योंकि CBC जो है वो तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसको थोड़ी सी इसमें आगे एज मिलती है और इसको थोड़ा और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सो गाइस, इसी के साथ में हमारी चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उसको देखेंगे। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल कर लेंगे, है ना? कर लेंगे ना टैकल। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको क्या करना है, फिर से बताने की ज़रूरत है क्या? आपको ऑलरेडी पता है। लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन।